ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो अगर एक सरफेस के ऊपर लाइट गिरे और वो इस तरीके से बाउंस बैक करके चली जाए, तो ये जो प्रोसेस है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। 10th क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन थोड़ा सा यहाँ पर बात कर सकते हैं सिंस तुम्हारे सिलेबस में। तो कोई भी सरफेस जो रिफ्लेक्ट करवाए उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है ना। तो मान लो अगर इसके ऊपर इस तरीके से एक लाइट रे गिर रही है, तो जो लाइट रे गिर रही है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो लाइट रे फिर बाद में जो लाइट रे है रिफ्लेक्शन होगा इसका, और फिर ये इस तरीके से बाउंस बैक करके जाएगी। तो जब ये बाउंस बैक करके जाती है ना, तो इस रे को अपन रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब ब्लर तो नहीं है, एक बार जरा सा देखिए, ब्लर तो नहीं है, एक बार ये कंफर्म कर दो क्योंकि बैक ऑफ द हेड मेरा ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, ओके। तो मान लो फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास ये जो लाइट है ना वो यहां पर आके गिरती है, तो ये वाले पॉइंट को ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और मैं कभी भी अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाले पॉइंट के ऊपर अगर इस तरीके से एक लाइन बनाऊं जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर हो, तो इसको नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। नॉर्मल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर, मतलब हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं, एक ऐसी लाइन जो हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर हो। तो जो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। जो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये 10th क्लास की नॉलेज है, फिर भी अपन यहाँ पर आराम से डिस्कस करते हैं। आई एम होपिंग तुम लोगों को बच्चों ये पता है कि जब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर दो लॉज है। सबसे पहला लॉ तो ये है कि जितने भी एंगल के ऊपर इंसिडेंट रे गिरी है ना, उतने ही एंगल के ऊपर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। कि मान लो अगर ये वाली जो इंसिडेंट रे है ये 30 डिग्री एंगल पे गिरी है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जैसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी ना, बिल्कुल सेम एंगल बना के जाएगी 30 डिग्री का। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, और ये बड़ा जेन्युइन सा है, कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, देखो सारे के सारे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। सो व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? द सेकंड पॉइंट इज कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और बच्चों जो हमारा नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। ये है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत? 10th क्लास की यहां पर देखना, मैंने तुम्हें 3 सिचुएशंस दे दिए। अब तीनों सिचुएशन में तुम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। पहले वाले केस में बताओ, केस 1 में क्या है? दिस इज केस 1। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? वेरी गुड, है ना, कि कोई भी एंगल दिखे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 30 डिग्री है, तो ये जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी कितना होगा? 30 डिग्री। अब अगर मान लो बच्चों मैं केस 2 के ऊपर जाऊं, तो केस 2 के अंदर बताओ व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन? 0। वेरी गुड। कि तुम देखो कि हमारी जो इंसिडेंट रे है ना, हमारी जो इंसिडेंट रे है वो ये वाले पॉइंट के ऊपर गिर रही है। सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो मैं देख पा रही हूँ मेरी इंसिडेंट रे में और इस नॉर्मल में कोई भी एंगल नहीं है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। तो ऑब्वियस सी बात है जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी हो गया 0। और अगर मान लो बच्चों मैं केस 3 के ऊपर जाऊं, तो फिर बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वेरी गुड। कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हमारी जो लाइट रे है, मान लो फॉर एग्जांपल वो वैसे तो ये हमारी सरफेस को टकरा ही नहीं रही है, सरफेस के अलोंग जा रही है, तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी अगर बोला जाए कि इस केस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो तुम देख पा रहे हो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो उस तरीके से देखें तो मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाता है 90 डिग्री,
और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तहत जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 90 डिग्री। ये हमारा पहला टॉपिक जो हम लोगों ने क्लास 10th में भी किया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड हमारी आगे पूरी की पूरी क्लास है। तो देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये बताता है कि अगर कभी भी लाइट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरे तो लाइट कैसे बिहेव करती है ना। तो अपन एक बार ऐसा करते हैं, इन रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के ऊपर बात कर लेते हैं कि अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। तुम्हारे सिलेबस में 3 तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। एक तो आ गया प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि हमारा प्लेन मिरर हो जाता है, जहां पर ये हगी मारू के बाल बने हुए हैं। मतलब अगर मान लो एक सरफेस है तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, जहां पर ये बाल बने होंगे ना वो रिफ्लेक्टिंग नहीं है, उसकी दूसरी साइड रिफ्लेक्टिंग है। मतलब तुम यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने डायग्राम बनाया है, ये वाली जो साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है। तो एक तो 3 तरीके की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस तुम्हारे सिलेबस में है। एक तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसको अपन प्लेन मिरर बोल देते हैं, और फिर बाद में आ जाते हैं प्लेन मिरर के अलावा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर्स हैं जो एक स्फीयर से डिराइव होते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना, लेट अस अज्यूम मेरे पास ना एक इस तरीके से एक स्फेरिकल मिरर था। हगी मारू के बाल अंदर है, इसका मतलब जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर वाली है, ठीक है। तो मैंने ना मान लो ये वाला सेक्शन निकाल लिया, तो तुम समझ रहे हो कि स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर्स हैं जो एक स्फीयर से डिराइव होते हैं। तो अगर मान लो ये जो बल्ज वाली जो साइड है अगर वो रिफ्लेक्टिंग है तो उस तरीके के स्फेरिकल मिरर को कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। और ये जो केव वाली साइड है अगर वो रिफ्लेक्टिंग है तो इस तरीके के स्फेरिकल मिरर को कॉन्केव मिरर बोला जाता है। और इन्हीं 3 मिरर्स के बारे में बार बार डिस्कशन होगा, डिटेलिंग में डिस्कशन होगा, रिपीटेडली डिस्कशन होगा इन 3 तरीके के मिरर्स के बारे में। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर मान लो मैं उन टर्मिनोलॉजीज को भी क्लियर करूं तो, कि लेट अस अज्यूम मेरे पास इस तरीके से ये एक स्फीयर है जिसकी आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और इसमें से मैंने ये वाला सेक्शन निकाल लिया, ये वाला सेक्शन निकाल लिया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैंने, एक तो ये मिरर कौन सा बन गया बताना, व्हाट मिरर इज दिस, जिसके अंदर जो बल्ज वाली साइड है वो रिफ्लेक्टिंग है, कौन सा मिरर हो गया, वेरी गुड, जिसमें बल्ज वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो वो कॉन्वेक्स होता है। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर को मैंने इस तरीके से निकाला। तो बच्चों क्या मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती कि भैया ये जो मेरे पास मिरर है दिस इज द बॉडी ऑफ द मिरर, कैन आई से बच्चों दिस इज द बॉडी ऑफ द मिरर। बॉडी ऑफ द मिरर को अपर्चर ऑफ द मिरर बोला जाता है। मैं टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रही हूँ, जो टर्मिनोलॉजीज आगे हमारे इस चैप्टर के अंदर और आज की क्लास के अंदर आएगी। तो ये जो बॉडी ऑफ द मिरर है ना, अब तुम सोचो अगर अपन नोट मेकिंग कर रहे होते तो कौन सी स्लाइड के ऊपर होते। तो ये जो बॉडी ऑफ द मिरर है इसको अपर्चर ऑफ द मिरर बोला जाता है, अपर्चर ऑफ द मिरर बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। तो मैं तुम लोगों को ये बोल रही हूँ कि ये जो मेरे पास मिरर है, ये चीज तो तय है कि ये हमारा मिरर ना ये वाले स्फीयर से आया है जिसका सेंटर यहां पर है, कि ये जो मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है वो एक ऐसे स्फीयर से आया है जिसका सेंटर यहां पर होता। तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया है। व्हाट इज कैपिटल सी? कैपिटल सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मान लो मुझे इसको वर्ड्स में डिफाइन करना हो, देन आई कैन से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच द स्फेरिकल मिरर हैज बीन डिराइव्ड। और अगर मान लो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमारे मिरर के सेंटर से जोड़ दूं, तुम समझ रहे हो कि ये जो मेरे पास बॉडी ऑफ द मिरर है ना इसका एक सेंटर होगा ना, उस सेंटर को पोल बोला जाता है। तो अगर मान लो मैं एक ऐसी लाइन बना दूं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को इस तरीके से ज्वाइन करे, उस एक्सिस को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और बिल्कुल पोल के बीच में और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक और पॉइंट होगा जिसको बोला जाएगा फोकस, फोकस ऑफ द मिरर। कैपिटल एफ इज व्हाट? कैपिटल एफ इज द फोकस ऑफ द मिरर। दोबारा से मैं रिपीट करती हूं, बॉडी ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ मिरर इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर from which the spherical mirror has been derived is known as the center of curvature. If we draw a line
joining the center of curvature with the pole of the mirror. This axis is known as the principal axis, and the central point between, or the midpoint between the pole of the mirror and the center of curvature of the mirror is known as the focus of the mirror. अब अगर मान लो, देखना, अब मैं एक और चीज बताती हूँ. अगर मान लो मैं पोल से लेके फोकस तक की लेंथ को अगर मैं डिफाइन करूँ ना, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ. ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, बार बार रिपीट होगा. अगर मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अगर मान लो मैं पोल से लेके अगर फोकस तक जाऊं तो ये वाली लाइन को बोला जाता है फोकल लेंथ. आराम से समझो, कोई हड़बड़ी है ही नहीं, पूरी की पूरी सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, तो बार बार सिर्फ डायग्राम बनाएंगे और रिपीट करेंगे. तो पोल से लेके फोकस तक जाऊं, ये वाली लेंथ को बच्चों फोकल लेंथ बोला जाता है. और उसी तरीके से मान लो अगर मैं पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाऊं तो ये वाले डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है. आर दी टर्मिनोलॉजीज क्लियर? ये टर्मिनोलॉजीज बार बार रिपीट होंगी और सारी चीजें दिखाऊंगी तुम्हें, कोई भी एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज नहीं दूंगी. ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए. फिर कुछ साइन कन्वेंशंस भी हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. क्योंकि अभी तो देखो अपन कंसेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं मिरर से एसोसिएटेड, कि हाँ भाई कि ये जो मिरर है एक स्फीयर से डिराइव हुआ है जिसके सेंटर को बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, फलाना ढिमकाना, है ना. लेकिन आगे ना जब हम लोग इन मिरर्स की वजह से रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज, इन सब के बारे में भी बात करेंगे. मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे क्लास में हम लोग डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे. तो कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो इन मिरर से एसोसिएटेड है जिसके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए. पहली बात तो ये, कोई भी डिस्टेंस को अगर तुम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेजर कर रहे हो, कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना इस तरीके से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो तुम लोग देख पा रहे हो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल साइन कन्वेंशन से चलते हैं कि ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे नेगेटिव आ गया, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव आ गया, बिल्कुल ऐसे. तो कोई भी डिस्टेंस को अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर कर रहे हो तो उसको तुम लोग पॉजिटिव लोगे. कोई भी चीज को अगर तुम लोग, कोई भी डिस्टेंस को अगर तुम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर कर रहे हो तो तुम लोग उसको नेगेटिव लोगे. अब देखो, ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस से के ऊपर और नीचे, एक तो ये वाले डिस्टेंसेस हो गए कि ऊपर पॉजिटिव लेना है, नीचे नेगेटिव लेना है. फिर ना बाद में अभी मिरर से एसोसिएटेड हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस भी डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, जैसे फोकल लेंथ मेजर करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते हैं, इमेज डिस्टेंस मेजर करते हैं. तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि जितने भी डिस्टेंसेस हम लोग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करेंगे ना, वो हमेशा हमारे मिरर से स्टार्ट होंगे, मिरर के पोल से स्टार्ट होंगे. तो तुम समझ रहे हो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये वाले मिरर की बात करूं, ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस मैं ऐसे मेजर कर रही हूँ वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. जितने भी डिस्टेंसेस को मैं ऐसे मेजर कर रही हूँ उनको मैं नेगेटिव लूंगी. अगेन अगर मान लो मैं ये वाले स्फेरिकल मिरर की बात करूं तो जितने भी डिस्टेंसेस मैं इस डायरेक्शन में मेजर करूंगी, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को ना हमेशा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लेंगे. तुम लोग देखो कि हगी मारू के बाल ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं. हगी मारू के बाल राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है. तो हम लोग जनरली क्या करेंगे ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकलेंगे ना. तो बेसिकली साइन कन्वेंशन ये है कि आप जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे उनको पॉजिटिव लोगे, और जितने भी डिस्टेंसेस को मेजर करोगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे उसको नेगेटिव लोगे. तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, या फिर मान लो इंसिडेंट रेज इस तरीके से आ रही हैं, जो कि हर सिनेरियो में होगा. मान लो इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रेज आ रही है, ठीक है, तो तुम समझ रहे हो कि तुम लोग अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस को मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव लिया जाएगा. क्लियर? बताती हूं मैं. सो देयर आर 3 रूल्स. ओके, ध्यान दीजिएगा, देयर आर 3 रूल्स जिनके बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए. सबसे पहला रूल ये है
कि अगर कोई भी लाइट रे, क्योंकि अब अपन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, जैसे अभी अपन कंसेप्चुअल चल रहे हैं, तो पहले तो हम लोग को टॉपिक्स को कंसेप्चुअली कवर करना पड़ेगा, तभी हम लोग मैथमेटिकल जा पाएंगे, है ना। तो ये 3 रूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग आगे डिस्कस कर पाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो इमेज फॉर्मेशन शो करता है, किस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर इमेज फॉर्मेशन शो करता है, किस तरीके से हमारा प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन शो करता है, ठीक है। तो वो डिस्कस करने से पहले देर आर 3 रूल्स दैट यू मस्ट रिमेंबर देम। आई विल प्रूव इट टू ऑल ऑफ यू, बट प्लीज रिमेंबर दीज कंक्लूजन्स। सबसे पहला कंक्लूजन, अगर कोई भी लाइट रे मिरर के ऊपर गिरती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ये उसका सेंटर है जिसको पोल बोल दिया, ये जिस सर्कल से डिराइव हो रहा है उसका सेंटर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मैंने ज्वाइन किया, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ये टर्मिनोलॉजीज अपन डिस्कस कर चुके हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ पर फोकस लाई कर रहा है। वी हैव डिस्कस दिस। अब नई चीजें बताती हूँ तुम्हें। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी लाइट रे बच्चों पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मिरर के ऊपर गिरती है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी। मान लो किसी बच्चे ने बोला कि यार दिखा दो, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि अगर आप बोल रहे हो आप हमें गलत तो क्यों ही पढ़ाओगे, बट सिंस ये डिटेल्ड क्लासेस हैं, सिंस हम लोग हड़बड़ी में नहीं है, सिंस आपका भी एम ये है कि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, हम लोगों को चीजें दिख जाएं, कि अगर हम लोग भूल जाते हैं तो बिल्कुल बेसिक लॉज लगा के हम लोग उस कंक्लूजन तक पहुंच पाए, तो एक बार दिखा दो, हमें मजा आ जाएगा। तो ये देखना, रूल नंबर 1 को बिल्कुल पिक्चर की फॉर्मेट में दिखाती हूँ तुम्हें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उप्स, वेट, देख लो, ये मेरे पास बच्चों इस तरीके से आए हैं, ठीक है। ये तुम एक कॉन्केव मिरर ले लो, कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कर रही हूँ तुम लोगों को इन रूल्स के बारे में बताने को। ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ कॉन्केव मिरर में लगते हैं, बस कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। जस्ट 1 सेक। तो ये देखना, मान लो बच्चों इस तरीके से एक इंसिडेंट रे आई और हमारे मिरर के ऊपर गिरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ओ यार मोटी हो जा, अटक क्यों रहा है ये इतना, एक मिनट है बच्चों। तो मान लो इस तरीके से एक लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इस तरीके से हमारे मिरर के ऊपर जाके गिर गई, ठीक है। तो देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाओ, तुम लोग क्या इतना समझ पा रहे हो कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? ये बताओ तुम लोग क्या ये समझ पा रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? हाँ जी, दिस इज माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक और कंसेप्ट लेके आती हूँ जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, कि अगर मान लो मेरे पास एक सर्कल है और मान लो सर्कल का सेंटर ये है, तो कभी भी अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल को सर्कल के किसी भी पॉइंट से जोड़ू ना, तो ये वाली लाइन हमेशा उस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि मान लो मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल को इस पॉइंट से जोड़ा, तो अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से छोटा सा टेंजेंट बनाती हूँ ना, तो ये वाली लाइन इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो अब तुम देखना, मेरे पास यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए इंसिडेंट रे ये है। अब मुझे ये वाले पॉइंट के लिए नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, सेंटर ऑफ द सर्कल से इसको जोड़ दूंगी। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया, तो ये वाले पॉइंट के लिए मुझे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया। ये देखो नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिल गया। तो अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा तो था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि मान लो अगर ये मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, कि अगर मान लो यहाँ पर थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस,
तो थीटा का ही मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। देखो कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो थीटा का ही मुझे इस तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो देखो किस तरीके से जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना, इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कैसे हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है बिल्कुल सेंटर और पोल के सेंटर को कट करते हुए जा रही है, सेंटर और पोल को बिल्कुल सेंटर से कट करते हुए जा रही है। तो ये वाला पॉइंट फोकस ही तो है। दिख गया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाए तो ये फोकस ही हो गया ना हमारा, कि ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाली जो हमारी रे है वो बिल्कुल इस लाइन को दो टुकड़ों में बांटते हुए जा रही है। तो मुझे अच्छे से पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर फोकस लाई करता है। तो ये हमारा पहला रूल है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हमारे मिरर के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो हमेशा फोकस को कट करते हुए जाएगी। पहला रूल। 3 रूल्स हैं, तीनों को पिक्चर के फॉर्मेट में दिखाऊंगी। दूसरा रूल बच्चों ये है कि कोई भी लाइट रे अगर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करती हुई जाए ना, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। देख लेते, मान लो ये मेरे पास इस तरीके से ये एक मिरर है और ये हमारी इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। अब मुझे इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, तो तुम जरा सा देखो दोबारा से वही जो हम लोगों ने बच्चों यहाँ पर लास्ट की स्लाइड में किया है, कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर मुझे नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगर चाहिए तो मैं इसको सेंटर से जोड़ूंगी। उफ, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो हमारी लाइट रे फिर ऐसी ही चली गई ना, बेचारी लाइट रे देखो जैसे आई थी हमारी लाइट रे बिल्कुल वैसे ही तो चली गई। ये हमारा दूसरा रूल है कि कभी भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करके अगर किसी मिरर के ऊपर गिरती है तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाएगी। ठीक है, ये दूसरा रूल है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और तीसरा रूल हमारे पास ये है, कभी भी लाइट रे अगर मिरर के पोल के ऊपर गिरती है, ठीक है, तो जितना भी एंगल उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाया है ना, रिफ्लेक्टेड रे के साथ वो बिल्कुल उतना ही एंगल बनाएगी। ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो लेट अस अज्यूम कि ये मेरे पास इस तरीके से मिरर है और मेरे पास एक इंसिडेंट रे पोल के ऊपर गिरी। कहां पर गिर रही है? पोल के ऊपर गिर रही है। पोल के ऊपर गिरी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो तुम अब फिर दोबारा से देख लो भैया, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये देखो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट के लिए तुम्हें नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बना दो, ये आ गया नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या बड़ी बात है, ये ऐसा क्या हम लोगों को पता लग गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी तो ऑब्वियस सी बात है इस प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल ही बना रही होगी। देखो डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू नाउ? हर चीज को डायग्रामेटिकली करना है ताकि तुम्हें पता लगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही तो है सब। तो जब कंक्लूजन याद ना आए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के कंक्लूजन तक पहुंच जाओ। तो ये 3 रूल्स तुम लोगों को याद रखने हैं, तीनों रूल्स रिपीट कर रही हूं। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर गिरती है तो वो फोकस को कट करते हुए जाएगी। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर मान लो कोई भी लाइट रे फोकस को कट करते हुए मिरर के ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी। दोनों, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस को कट करते हुए जाएगी। वैसे मैं ये भी बोल सकती हूँ कोई भी लाइट रे अगर फोकस को कट करते हुए मिरर के ऊपर गिरे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। दूसरा रूल, कोई भी लाइट रे अगर मिरर के ऊपर गिरती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करते हुए तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करके वापस चली जाती है। तीसरा रूल, अगर कोई भी लाइट रे
हमारे मिरर के पोल के ऊपर गिरती है, तो जितना एंगल वो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले बना रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद उतना ही एंगल वो बाद में भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बनाती है। क्लियर? हाँ जी, बताइए। क्लियर? मजा आ रहा है ना बच्चों? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 स्लाइड्स खत्म हो गई एंड देयर आर 30 स्लाइड्स फॉर टुडेज क्लास। 32 समथिंग स्लाइड्स। वी आर डन विद 10 स्लाइड्स। और इतना तुम्हें लगा नहीं होगा कि 10 स्लाइड वाली तुम्हारे अंदर नॉलेज आई है। बस इसीलिए ये वाला चैप्टर बड़ा है, क्योंकि मतलब इसको अच्छे से समझने के लिए ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। हर चीज के अंदर तक जाने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ डायग्राम्स। तो वो डायग्राम्स बिकॉज स्लाइड्स वगैरह बनी हुई है तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखना, अब ना जब हम लोग आगे जाएंगे, जैसे कि अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो अगर तुम लोगों ने वाला चैप्टर पहले भी कभी पढ़ा होगा ना, तो रियल और वर्चुअल का बड़ा इस्तेमाल होता है। रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। तो मैं वंस एंड फॉर ऑल ना मैं वर्चुअल और रियल का कंसेप्ट ही खत्म कर देती हूँ, कंसेप्ट ही तुम्हें समझा देती हूँ। देखो, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज से एसोसिएटेड टर्म्स नहीं है। रियल और वर्चुअल तुम किसी भी चीज के लिए डिफाइन कर सकते हो कि मैं आज एक इंसान से मिली रियली, मैं आज एक इंसान से मिली वर्चुअली। रियल का मतलब वो चीज एक्चुअली में वहां पर प्रेजेंट है। वर्चुअल का मतलब वो चीज एक्चुअली में वहां पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन लगता है। जैसे कि मान लो मैं कोई गेम खेल रही हूँ, मान लो मैं बीजीएमआई खेल रही हूँ, ठीक है, बीजीएमआई में मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, तो रियल गाड़ी थोड़ी है, वर्चुअल गाड़ी है। कि देखने में लग रहा है कि गाड़ी है लेकिन एक्चुअली में वो गाड़ी प्रेजेंट नहीं है। तो समझो, रियल और वर्चुअल वाले जो टर्म्स है ना, वो हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज से स्पेसिफिक नहीं है, जनरल टर्म्स है। रियल का मतलब वो चीज एक्चुअल है, वर्चुअल का मतलब देखने में लगता है वो है लेकिन नहीं है। तो मैं इस चीज को ना समझाती हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेके। ठीक है, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस तरीके से प्लेन मिरर बना दिया और मेरे पास यहाँ पर एक रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियस सी बात है इस तरीके से डाइवर्जिंग रेज भेजेगा। देखो ना, जब हम लोग इस तरीके से, चाहे तुम कौन से भी स्टैंडर्ड में हो, कोई भी स्कूल से पढ़े हो, जब तुम छोटे होते थे ये डायग्राम तो ठीक है, ये पेंटिंग तो हर किसी ने बनाई है। उप्स, मैंने थोड़ा सा गलत बना दी। ये पेंटिंग सबने बनाई है। जब हम लोग ड्राइंग क्लासेस होती थी, हमारी ड्राइंग का पीरियड होता था, तो ये जो तुम लोग सन बना रहे हो, ठीक है, ये जो तुमने सन बनाया, व्हाट इज दिस? ये एस्थेटिक्स के लिए नहीं बना रहे तुम लोग। तुम ये बता रहे हो यहाँ पर कि ये जो सन है ना, उसकी किरणें इस तरीके से बाहर निकल रही हैं। तो जो चीज तुमने थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में करी है ना, उसको मैं फिजिक्स की लैंग्वेज में आज जब मैं तुम्हें क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ा रही हूँ वही लिखूंगी कि अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उससे जो रेज निकलेंगे डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। क्या तुम सब ये बात मानते हो? जल्दी से मुझे बताओ, क्या तुम लोग ये बात मानते हो कि अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है, मैं यहां पर लिख देती हूं, अगर मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है तो रियल ऑब्जेक्ट से डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज निकलेंगे। कि अगर मान लो मेरे पास एक रियल ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट लाइट रेज निकालेगा और वो लाइट रेज मिरर के ऊपर जाके गिरेंगी। तो रियल ऑब्जेक्ट हमेशा डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज निकालता है। ठीक है, पहली चीज, इसको मैं बक्से में बंद कर देती हूँ। वेट, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेस निकालता है। ठीक है, जो हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड में हम लोगों ने, हमें जो कंसेप्ट पता था, लेकिन फिजिक्स में कैसे बोलते हैं या फिर इन टर्म्स में कैसे बोलते हैं वो हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें ये टर्म्स ही नहीं पता थी। तो यहाँ पर मेरे पास एक असली ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस तरीके से बच्चों इसने लाइट रेस निकाल दी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर 3 लाइट रे स्टडी कर रही हूँ। अगर मान लो सबसे पहले मैं ये वाली लाइट रे को स्टडी करूं, तो बच्चा जी आप देखो, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। किस बच्चे को यहाँ पर डिफिकल्टी आएगी अगर मैं ये बोलूं कि इस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है?
हाँ जी, इस इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे ये है। कोई भी बच्चा है यहाँ पर जिसको दिक्कत आई इस चीज से? हाँ जी, सब मतलब क्लियर होंगे, सुनते जाओ। अब मान लो अगर मैं ये वाली लाइट रे की बात करूं, तो ये वाली लाइट रे के लिए दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, लाइट रे ऐसे चली गई। तीसरी नीचे वाली लाइट रे के लिए दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो देखो मेरे पास यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे ऐसी बन गई। तो जैसे रियल ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज निकलती है ना, वैसे ही रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर आके मिले। ये कंसेप्ट समझिए क्या बोल रही हूं मैं। जैसे रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन होता है इंसिडेंट रेज का, वैसे ही रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर जाके मिले। तो तुम देखो ना, यहां पर मेरे पास तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है, क्या ये कभी भी असलियत में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। देखो दीज आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, तो असलियत में तो ये कभी भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर मुझे इनका एक कॉमन पॉइंट डिफाइन करना हो, कि अगर मान लो मैं इनका कोई कॉमन पॉइंट डिफाइन करूं, तो ये आ गया कॉमन पॉइंट, तो मैं बोल दूंगी कि इमेज यहां पर बनी है, लेकिन वो असली इमेज नहीं है। क्योंकि असली इमेज तब बनती है जब लाइट रेज प्रॉपरली एक पॉइंट के ऊपर आके, रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक पॉइंट के ऊपर आके कन्वर्ज करें। तो मैं यहां पर देख पा रही हूं दीज आर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज, दे विल नेवर फॉर्म अ रियल इमेज। लेकिन फिर भी अगर मैं इनके कॉमन पॉइंट की बात करूं, तो ये इनका कॉमन पॉइंट है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर अगर इमेज बनी है तो वो कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल। जो रियल नहीं है वो वर्चुअल है। तो रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअली में लाइट रेज निकालता है, जहां पर लाइट रेज आके, जहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आके मिले, कन्वर्ज हो, जहां पर सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आके मिले, कन्वर्ज हो, वहां पर रियल इमेज बनती है। तो तुम यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज थी, यहां पर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज थी, तो ऑब्वियस ही बात है वो असलियत में तो कभी भी नहीं मिलती। तो असलियत में नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस ही बात है रियल इमेज भी नहीं बनेगी। तो इनका जो कॉमन पॉइंट है, मैं बोल सकती हूँ कि इनका जो कॉमन पॉइंट है वहां पर जो इमेज बन रही है, इमेज तो बन रही है क्योंकि कॉमन पॉइंट तो है। इंसिडेंट रेस का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, रिफ्लेक्टेड रेस का कॉमन पॉइंट इमेज होता है। तो ये जो मेरे पास तीन रिफ्लेक्टेड रेज है उनका कॉमन पॉइंट तो है ये, लेकिन इस कॉमन पॉइंट के ऊपर वो एक्चुअली में नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है, इमेज बन तो रही है लेकिन असली इमेज नहीं है। क्या है? वर्चुअल इमेज है। तो मैं दो और चीजें यहाँ पर लिखना चाहूंगी कि वर्चुअल इमेज की अगर मैं बात करूं, अगर मान लो मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, तो वर्चुअल इमेज बच्चों कब बनती है? वर्चुअल इमेज तब बनती है जब हमारी रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग हो, जब हमारी रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो? डाइवर्जिंग हो। सुनते जाना, बहुत बार रिपीट होगा, जो समझ आ रहा है समझ लो उस चीज को। तो अभी ये कुछ बातें अपन ने सीखी, ठीक है? ये अपन ने इस तरीके से कुछ बातें सीखी कि इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, रिफ्लेक्टेड रेज का कॉमन पॉइंट इमेज है, है ना? अब मान लो मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। ये देखना बच्चों, ये जो राइट हैंड साइड पे इमेज बनी हुई है, एक बार जरा सा यहाँ पर देखना। अब की बार मैंने तुम्हें बोला दोबारा से कि भैया देखो, यहाँ पर ना इस तरीके से ये एक प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट रेज गिर रही हैं। प्लेन मिरर के ऊपर इस तरीके से इंसिडेंट रेज गिर रही है। तो मैंने तुम्हें बता दिया इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो मैं यहां पर देख पा रही हूं कि भैया ये जिस तरीके से मुझे इंसिडेंट रेज गिवन है ना, इनका इन इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट तो मिरर के पीछे है, लेकिन मिरर के पीछे थोड़ी ऑब्जेक्ट है।
यहाँ पर तुम समझो ना कि यहाँ पर मेरे पास जो रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट रेज का कॉमन पॉइंट मिरर के पीछे आ रहा है, पीछे थोड़ी है ऑब्जेक्ट, मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होगा, मिरर के पीछे थोड़ी है ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं बोल दूं कि बिकॉज हम लोग इंसिडेंट रेज के कॉमन पॉइंट पे ऑब्जेक्ट लेते हैं हमेशा, तो क्या मैं बोल दूं कि यहाँ पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बताओ व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट देन, बताओ व्हाट इज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि वैसे कहने को मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है लेकिन नहीं है यहाँ पर, मतलब मिरर के पीछे कैसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसका मतलब ये वाले ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, वर्चुअल। ये वाले ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, वर्चुअल। तो क्या मैं बच्चों यहां पर एक और चीज लिख सकती हूं कि अगर मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना, क्या मैं यहां पर एक और पॉइंट लिख दूं कि अगर मेरे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड जो इंसिडेंट रेज होती है कन्वर्जिंग होती है। ये कंक्लूजन्स है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जो इंसिडेंट रेज होंगी क्या होंगी, कन्वर्जिंग नेचर की होंगी। डज दिस मेक सेंस? हाँ जी, डज दिस मेक सेंस? कंक्लूजन्स है ना। अब इसकी वजह से देखते हैं इमेज कैसे बनेगी, आ जाओ। तो ये मैंने दो इंसिडेंट रेज ली है, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया पहली वाली रे के लिए, ये मेरे पास नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आ गया। तो अगर इंसिडेंट रे ऐसे है तो मैं बोल दूंगी कि भैया रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई। ये देखो इस इंसिडेंट रे के लिए, जस्ट वेट, इस इंसिडेंट रे के लिए हम ये चीज बेझिझक बोल देंगे कि रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई। तो थोड़ा मोटा कर देती हूँ, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेम चीज अगर मैं नीचे वाली इंसिडेंट रे के लिए बात करूं तो देखो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, तो हमारे पास नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये आ गया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर बनेगा। तो यहां पर हमारी रे देखो ऐसे जाती हुई, ये देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए हमारी लाइट रे इस तरीके से जाती हुई। ओ यार ये तो बड़ा, ये देखो कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, देख पा रहे हो, ये मेरे पास आगे रिफ्लेक्टेड रेज, तो देखो कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग रेज है। और मैं देख पा रही हूँ कि यार अगर रिफ्लेक्टेड रेज अगर कन्वर्जिंग है तो उनका तो कॉमन पॉइंट असली में होगा ही होगा। तो बच्चा जी बताओ फिर यहाँ पर जो इमेज बनी कैसी इमेज बनी, रियल इंटरसेक्शन है, कैसी इमेज बनी, रियल। अब तुम समझे व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रियल एंड वर्चुअल, जितना कुछ भी स्लाइड के ऊपर है दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनी, यहाँ पर रियल इमेज बनी। तो क्या मैं बोल दूं कि रियल इमेज तब बनती है जब मेरे पास कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हो। कैन आई राइट इट डाउन कि भैया मेरे पास, हे भगवान ये टेक्नोलॉजिया मेरा दिमाग खराब कर देगी, क्या मैं बोल दूं रियल इमेज तब बनती है जब मेरे पास कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज हो ताकि वो एक पॉइंट के ऊपर एक्चुअली में मिले और वहां पर एक रियल इमेज बने। हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों ये याद रखना प्लीज, ये याद रखना कॉमन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज
पे हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, और उसी तरीके से जो हमारा कॉमन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रेज का, वहां पर हम लोग इमेज लेते हैं। अब सिर्फ कंक्लूजन्स हैं कि अगर मान लो मैं इस चीज को भी रिपीट कर दूं कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वो तो इस तरीके से कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज सॉरी डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज निकालेगा। अगर एक इमेज रियल है मतलब वहां पर रिफ्लेक्टेड रेज आगे कन्वर्ज हुई है, ये दोनों पॉइंट्स। और उसी तरीके से अगर मेरे पास कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और अगर मेरे पास डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज है तो डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज कैसे मिलेंगी असलियत में? सो दैट इज रिलेटेड टू अ वर्चुअल इमेज। सब कंक्लूजन है ये, ठीक है। अब और कंक्लूजन भी अगर मैं तुम्हें बताऊं तो देखो, रियल ऑब्जेक्ट की अभी हम लोग मिरर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज सो टेक्निकल कि अगर मेरे पास मिरर है, उसके आगे ही ऑब्जेक्ट है, उसके आगे ही इमेज है। समझो ना कि अगर मेरे पास एक मिरर है, उसके आगे ही ऑब्जेक्ट है, उसके आगे ही इंसिडेंट रेज है, उसके आगे ही रिफ्लेक्टेड रेज है, तो उसके आगे ही इमेज बनेगी। डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? समझो इधर, अभी अपन रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रियल ऑब्जेक्ट तो इसके आगे है ना, सो आई कैन से दैट रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इंसिडेंट रेज इसके आगे हैं और हम इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन की वजह से बात करें तो रिफ्लेक्टेड रेज भी इसके आगे ही होंगी ना। तो अगर इन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच, तो अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, है ना, हमारे मिरर के आगे हैं और कन्वर्ज होते हैं, तो रियल इमेज भी ऑब्वियस सी बात है मिरर के आगे बनेगी। ये मैंने बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि रियल ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के आगे प्रेजेंट ही होगा, है ना, चाहे वो हमारे लेंसेज की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो या मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन हो। लेकिन अभी लेंसेज को छोड़ देते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के आगे प्रेजेंट होगा। और अगर इमेज रियल है तो रियल इमेज तब होती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट के ऊपर आए, तो वो कॉमन पॉइंट के ऊपर हमारे मिरर के आगे ही आ सकती हैं। सो रियल इमेज इज ऑल्सो ऑलवेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वैसे ही अब अगर मान लो बच्चों मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के ऊपर जाऊं, देखना अब एक बार जरा सा पॉइंट सी के ऊपर आओ। मैंने तुम्हें बता दिया कोई भी डिस्टेंसेस मेजर करोगे हमेशा हमारे मिरर से मेजर करोगे। तो यहां पर जरा सा देखो, ये मिरर ले लो फॉर एग्जांपल। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है हमेशा मिरर के आगे होगा, अगर रियल इमेज बन रही है तो हमेशा मिरर के आगे बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पीछे है तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और वैसे ही अगर इमेज हमारे मिरर के पीछे बन रही है तो वो हमारी वर्चुअल इमेज है। तो अब अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर जाऊं, कहना इसे रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव, रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। ये याद रखने वाली चीजें नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं तो नोट्स में ही लिखवा दिए, जैसे मैं नोट मेकिंग करवाती भी हूं। देखो कि अगर मेरे पास एक मिरर है और एक रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट इसके आगे ही होगा। तो ये मैंने तुम्हें बता तो दिया, मिरर से लेके नेगेटिव एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स जाओगे तो इमेज को नेगेटिव, तो डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। तो मैं मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक गई हूं तो वही तो मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? Object distance is measured from the mirror to the object, measured from the mirror to the object। और वैसे ही इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज मेजर्ड फ्रॉम द मिरर to the image to the image।
कंक्लूजन्स, एक बार जरा सा देखिए कंक्लूजन्स जो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। हाँ जी, ठीक है। अब एक और कंक्लूजन देखो, ये जो अपन ने डिस्कस किया है फिर उसका एक और कंक्लूजन कि हमने एक तरीके से प्लेन मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन की बात कर ली। रियल और वर्चुअल के कंसेप्ट को हम लोग समझने चले, लेकिन उनको समझने के चक्कर में हमें ये पता लग गया कि प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, कि अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो वो एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो एक रियल इमेज बनाएगा। लिख देती हूँ, ठीक है, ये लिख देती हूं कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, सो अ प्लेन मिरर विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, विल फॉर्म अ वर्चुअल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट, and it will form a real image for a virtual object, for a virtual object, such that जो मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का है वही मैग्नीट्यूड इमेज डिस्टेंस का भी हो। और ये चीज लिखने वाली थोड़ी है, तुम मान लो अगर तुम एक प्लेन मिरर के आगे खड़े हो तो ऐसे थोड़ी है कि तुम प्लेन मिरर से 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े हो और तुम्हें अपनी इमेज मिरर के पीछे 10 किलोमीटर दिख रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना बच्चों जीवन में। अगर तुम बिल्कुल नाक लगा दो मिरर के तो तुम्हारी इमेज भी नाक लगा रही है इमेज के, सॉरी मिरर के। तुम 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े हो तो तुम्हें ऐसा ही नजर आता है कि तुम्हारी इमेज भी उस मिरर के 1 मीटर पीछे है। तो ये चीज तो तय है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होगा वो इमेज डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड भी होगा। मैं चाहूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे पढ़ना चाहता है, जीजी मैम से पढ़ना चाहता है, एनडी सर से पढ़ना चाहता है, तो अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। चाहे तुम लोग ईयर लॉन्ग सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर तुम महा प्रैक्टिस कॉम्बो ले लो, हमारी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ले लो या फिर विक्ट्री 3.0 का बैच ले लो। अगर तुम टीसी लाइव कोड लगाते हो तो तुम लोग देख पा रहे हो उसका ऑफ तुम लोगों को मिल जाएगा। अगर कोई भी एनरोलमेंट क्वेरी है तो इस नंबर के ऊपर भी कॉल करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो।